अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एंजाइम। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में अब तक क्या पढ़ लिया है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक सेट है बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और क्यों होता है, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने जो इसके अंदर मेन टाइप्स पढ़ी वो एनाबॉलिज्म पढ़ी और कैटाबॉलिज्म पढ़ी। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। इसके अंदर क्या होते हैं कि लार्जर मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, व्हाइल कैटाबॉलिज्म इंक्लूड द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। और कैटाबॉलिज्म में वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रोकन डाउन कर देते हैं, मींस को तोड़ देते हैं। सो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एनाबॉलिज्म जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है, जबकि कैटाबॉलिज्म जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है। देन हम लोगों ने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा कि एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं हमारे रिएक्शंस को एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवे। और हमारी बॉडी में या ह्यूमंस की बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। देन हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है चेंज, किसी चीज़ का तब्दील हो जाना। द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इब्न नफीस। सबसे पहले जो मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इब्न नफीस ने दिया था, जिसने क्या कहा था कि हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उनके अंदर क्या है, हमेशा चेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं। द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंजेस, मीन्स कि हमारी बॉडी और हमारी बॉडी के पार्ट जो है उनके अंदर क्या है, तब्दीलियां आती रहती हैं। देन हम लोगों ने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा कि एंजाइम्स हमारे पास क्या होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटालाइज्ड स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन एंड आर नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंजाइम्स हमारे पास वो प्रोटीन होती हैं जो कि हमारे बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या कर देती हैं, स्पीड अप कर देती हैं, तेज कर देती हैं, और ये ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज नहीं होते। द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। ऐसी जगह या ऐसी साइट जहाँ पे एक एंजाइम जो है वो वर्क कर रहा है वो हमारे पास सबस्ट्रेट होगा। और देन एंजाइम जो है एक मॉलिक्यूल को जब दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज कर देगा तो वो हमारे पास प्रोडक्ट होगा। देन हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा। ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब को स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो कम से कम वो एनर्जी जो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन को या एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी है। देन हम लोगों ने पढ़ा कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं इन सेवरल वेज, बहुत सारे तरीकों में। और वो कौन से 4 तरीके हमें यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्टली क्या करते हैं, ये ऑल्टर द शेप चेंज को शेप जो है उसको चेंज कर देते हैं। देन रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है एंजाइम्स उसको कम कर देते हैं। डिस्टर्बिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और साथ में जो सबस्ट्रेट है उसकी जो करेक्ट ओरिएंटेशन है उसको उस पर ले आते हैं, मीन्स के जो सबस्ट्रेट है उसकी ओरिएंटेशन जो है ये चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 तरीके जो है बताए गए हैं। फर्स्ट वन ऑल्टर द शेप, सेकंड वन रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, थर्ड वन इज डिस्टर्बिंग द चार्जेस एंड द फोर्थ वन इज by bringing substrate in the correct orientation.
देन हम लोगों ने पढ़ा कि हम एंजाइम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर में ऐसे एंजाइम्स आते हैं जो कि हमारे सेल्स के अंदर क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं, मींस के विद इन द साइटोप्लाज्म जो काम कर रहे होंगे एंजाइम्स, उनको हम लोग इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहेंगे। और जो आउटसाइड द सेल एंजाइम्स वर्किंग कर रहे होंगे उनको हम लोग एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स कहेंगे, जैसे कि हमारा स्टमक कैविटी। स्टूडेंट्स, देन हम लोगों ने एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि एंजाइम्स की क्या खसूसियात होती हैं। एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो हैं वो लॉन्ग लीनियर चेन्स होते हैं जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और एंजाइम जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं और अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम्स क्या कर देते हैं, रिएक्शंस को मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर कर देते हैं। देन एंजाइम्स को हम लोगों ने पढ़ा कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम जो है वो एक्टिव साइट जो है उसको यूज़ करते हैं। देन एंजाइम जो है वो रेगुलेट भी करवाए जा सकते हैं इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स के ज़रिए। सम एंजाइम्स जो हैं वो अपना एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क उनकी ज़रूरत नहीं होती है उनको एडिशनल कंपोनेंट की। और जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और आइंस होते हैं उनको हम लोग कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर्स हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे पास मेटल आइंस आ जाते हैं और ऑर्गेनिक में हमारे पास फ्लेविन एंड हीम आ जाते हैं। If organic cofactors are tightly bound to enzymes, they are called prosthetic group. अगर organic cofactor जो है वो enzymes के साथ tightly bound है तो हम लोग उसको prosthetic group कहेंगे। लेकिन अगर coenzymes जो है वो loosely attached है enzyme के साथ, then हम लोग उसको coenzymes कहेंगे। सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, यूजेस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के क्या क्या इस्तेमाल हैं। एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज, एक्सटेंसिवली बहुत बड़े पैमाने पे यूज किए जाते हैं इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बहुत सारी सनतों में, फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शन, ताकि केमिकल रिएक्शंस को क्या किया जा सके, फास्ट किया जा सके, तेज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं, एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। एंजाइम वो यूज किए जाते हैं जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज करते हैं। आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड। और किस काम आते हैं ये, वाइट ब्रेड बनाने के और बंस बनाने के। मींस के ऐसे एंजाइम जो कि स्टार्च को ब्रेक कर देते हैं सिंपल शुगर्स में, वो वाले एंजाइम फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं और उसकी मदद से प्रोडक्शन करवाई जाती है वाइट ब्रेड की और बंस की। देन हमारे पास आता है ब्रूइंग इंडस्ट्री। एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन। एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं स्टार्च को और प्रोटीन को। द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय यीस्ट। जो उसके प्रोडक्ट होते हैं, जो उसका रिजल्ट होता है, वो यीस्ट पे यूज करवाया जाता है फॉर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के लिए, टू प्रोड्यूस अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को बनाने के लिए। मींस के ये अल्कोहल बनाने की इंडस्ट्री में भी एंजाइम्स जो है वो यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं कि क्या कर देते हैं, स्टार्च और प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं और फर्मेंटेशन इनकी होती है यीस्ट के थ्रू। देन ये क्या बना देते हैं, अल्कोहल बना देते हैं। देन हमारे पास पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। एंजाइम ब्रेक स्टार्च टू लोअर। एंजाइम क्या कर देते हैं, स्टार्च को ब्रेक कर देते हैं टू लोअर इट्स विस्कोसिटी। और उसकी जो विस्कोसिटी होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। डेट एड्स इन मेकिंग पेपर, जो कि पेपर बनाने के लिए यूज की जाती है। मीन्स के पेपर बनाने में ही फिर ये इस्तेमाल होते हैं। फोर्थ वन इज बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट के तौर पे यूज होती हैं। प्रोटीज एंजाइम जो है वो क्या करती है, आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन। ये रिमूव कर देती है प्रोटीन को, प्रोटीन स्टेन्स को फ्रॉम क्लॉथ्स, के हमारे कपड़ों पे जो प्रोटीन के दाग धब्बे लग जाते हैं चिकनाई वगैरह के, उनको क्या कर देते हैं बायोलॉजिकल डिटर्जेंट में जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको दूर करते हैं। अमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं, अमाइलेज एंजाइम्स आर यूज्ड इन द डिश वॉशिंग। अमाइलेज एंजाइम जो है वो डिश वॉशिंग में यूज होते हैं। जो हम लोग बर्तन धोते हैं उसके अंदर भी जो हमारे पास एक साबुन होता है या एक लिक्विड होता है, उसके अंदर भी क्या होता है कि एंजाइम्स यूज किए जाते हैं टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज, ताकि रिमूव की जा सके रेजिस्टेंस किसकी, स्टार्च रेजिड्यूज की, जो कि स्टार्च हमारे पास बच गई है। मीन्स के डिश को वॉश करने के लिए जो हम लोग लिक्विड यूज कर रहे हैं या मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अंदर अमाइलेज एंजाइम जो है वो यूज होता है। तो हमारे पास एंजाइम्स के कितने यूजेस बताए गए हैं। सबसे पहले फूड इंडस्ट्री में यूज होता है व्हाइट ब्रेड और बंस बनाने के लिए, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम का क्या फंक्शन है कि ये स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। देन हमारे पास ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि ब्रेक करते हैं स्टार्च को और प्रोटीन को, और उनके प्रोडक्ट से क्या है, यीस्ट बनाई जाती है, फर्मेंटेशन करवाई जाती है ताकि उससे अल्कोहल बनाया जा सके। देन हमारे पास आता है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में क्या करते हैं, स्टार्च को ब्रेक करवाया जाता है ताकि उसकी विस्कोसिटी कम हो सके और वो पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल हो सके। देन बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में यूज होता है प्रोटीज एंजाइम यूज होता है
to remove stains from cloth, and amylase enzymes are used in dishwashing to remove resistant starch residues. स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि एंजाइम्स के एक्शन का जो रेट है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको चेंज कर सकते हैं. सो टॉपिक नेम इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन. एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट. एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत हसास होते हैं इन्वायरमेंट के साथ. इन विच दे वर्क, जिसके अंदर एंजाइम काम कर रहे होते हैं, मीन्स के जिस इन्वायरमेंट में भी वो काम कर रहे होते हैं एंजाइम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं. अगर उनका इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी चेंज हो तो एंजाइम्स की जो वर्किंग है वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी. एनी फैक्टर दैट कैन चेंज द केमिस्ट्री और शेप ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल कैन अफेक्ट इट्स एक्टिविटी. ऐसा कोई भी फैक्टर जो कि एंजाइम की केमिस्ट्री को या फिर एंजाइम की जो शेप है एंजाइम मॉलिक्यूल की उसको चेंज कर दे, वो क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को भी अफेक्ट कर सकता है. Some of the factors that can affect the rate of enzyme action are being discussed next. यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स का जिक्र किया गया है जो कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, मीन्स के दर्जा हरारत. टेम्परेचर कैसे चेंज एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं. इंक्रीज टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है कि स्पीड अप हो जाता है हमारा जो एंजाइम का रेट है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, बट ओनली टू अ पॉइंट, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट तक, ठीक है. अगर एक पॉइंट तक हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो एंजाइम जो है वो स्पीड अप हो जाएंगे, रिएक्शन जो है वो तेजी के साथ होगा, फास्ट जो है वो रिएक्शन होगा. एवरी एंजाइम वर्क एट इट्स मैक्सिमम रेट. हर एंजाइम जो है वो अपने एक मैक्सिमम रेट पे वर्क करता है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, जहाँ पे उसका एक खास टेम्परेचर मुकर्रर किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि एंजाइम का क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. ऐसा टेम्परेचर जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके, सबसे ज़्यादा हो सके, ऐसे टेम्परेचर को हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं. When temperature rises to a certain limit, जब एक टेम्परेचर जो है, एक दर्जा हरारत जो है वो अगर एक लिमिट से बढ़ जाता है, मींस के अपनी जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसको क्रॉस कर जाता है, हीट एड्स इन द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसमें क्या हो जाता है, हीट ऐड हो जाती है. एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी, और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है फॉर द रिएक्शन. तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है. सो रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड, तो रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे. बट व्हेन टेम्परेचर इज राइज्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन जब टेम्परेचर को हम लोग राइज करते हैं, बढ़ाते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर से, हीट एनर्जी इंक्रीज, द वाइब्रेशन ऑफ एटम ऑफ एंजाइम्स एंड द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट. तो उससे क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा जो है टेम्परेचर अगर देंगे एक एंजाइम को या एक रिएक्शन को, हीट एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. उससे हीट एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से एटम्स के अंदर वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जब एटम्स के अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो उससे जो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. दिस इज नॉन एज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम. इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ ये एंजाइम है. डीनेचुरेशन एंजाइम मीन्स के एंजाइम्स का टूट जाना, बिखर जाना. इट रिजल्ट्स इन अ रैपिड डिक्रीज इन रेट ऑफ एंजाइम्स एक्शन एंड इट मे बी ब्लॉक्ड कम्प्लीटली. इससे क्या होगा कि उसका रेट ऑफ एंजाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एंजाइम एक्शन का, और ये परमानेंटली ब्लॉक्ड भी हो सकता है. इस पैराग्राफ में हम लोगों ने स्टूडेंट क्या पढ़ा है कि इंक्रीज जो है हम लोग टेम्परेचर को एक लिमिट तक कर सकते हैं, ठीक है. जो एक एंजाइम है जिस टेम्परेचर पे उसकी वर्किंग जो है वो मैक्सिमम होती है उसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं. अगर हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, एंजाइम डीनेचर हो सकता है, मीन्स के हीट एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एटम्स के अंडर जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. The optimum temperature for the maximum working speed of a human enzyme is 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ह्यूमन एंजाइम जो हैं वो किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम वर्किंग कर सकते हैं, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आप लोगों ने याद रखना है, या आप लोगों से एज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है. तो हमारे पास क्या होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें हमारी बॉडी में एंजाइम्स जो है वो मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं. स्टूडेंट इस ग्राफ के जरिए हमें बताया गया है ऑप्टिमम टेम्परेचर का, मीन्स कि ये हमारे पास है रेट ऑफ एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन एंड द दिस वन इज टेम्परेचर.
तो हम लोगों ने देखना है कि जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर राइज होता जा रहा है वैसे वैसे क्या होती जा रही है, कैटालाइज्ड रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मीन्स कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक सर्टन पॉइंट है तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड का, यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारा। ये जो आप लोगों को सेंटर में लाइन नजर आ रही है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। मीन्स कि यहाँ तक वर्किंग जो है वो एंजाइम्स की मैक्सिमम है। जैसे ही 37 से टेम्परेचर आगे की तरफ जाएगा तो आप लोग देखें यहाँ पे एंजाइम जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। मीन्स के एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एंजाइम्स जो हैं वो एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक वर्क करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम होता है तो एंजाइम्स जो है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, हम लोग उसको रीड करते हैं। बर्ड्स हैव हायर बॉडी टेम्परेचर, बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो हायर होता है, ज़्यादा होता है देन मैमल्स, मैमल्स की निस्बत। बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर मैमल्स की निस्बत ज़्यादा होता है। व्हाट वुड हैपन टू द एक्टिविटी ऑफ बर्ड एंजाइम इफ इट इज़ गिवन टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बर्ड की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो उससे ये होगा कि एंजाइम्स का, क्योंकि सॉरी बर्ड्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होगा। मीन्स के 37 से ज़्यादा होगा। 37 तो है वो ह्यूमंस का है, मैमल्स का है। तो अगर हम लोग बर्ड्स का हायर बॉडी टेम्परेचर है तो यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। तो 37 जो है वो उस लिहाज से कम होगा तो रिएक्शन जो है विल स्लो डाउन, रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इफ एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन अ रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन में एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें दिए गए हैं, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाएगी और साथ में इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन भी। मीन्स के अगर एक रिएक्शन में हमें एंजाइम्स मॉलिक्यूल जो हैं वो मौजूद हैं तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज कैप्ट, अगर एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रखी जाए और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड, और जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा दिया जाए, तो अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एनीमोर। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सबस्ट्रेट को इंक्रीज करने से एंजाइम का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, मीन्स के अगर हम लोग एक रिएक्शन है हमारे पास, उसके अंदर एंजाइम मॉलिक्यूल मौजूद है, उससे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी। लेकिन अगर हम लोग एंजाइम कंसंट्रेशन को एक जगह पे रखें, मीन्स के एंजाइम उतने ही रखें और सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, फर्दर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। When the active site of all enzymes are occupied, जब active site जो है तमाम enzymes की occupy हो जाएगी at higher substrate concentration, any more substrate molecules do not find free active sites, तो हमारे पास जो substrate molecules हैं उनको फ्री एक्टिव साइट नहीं मिलेगी। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, ये कि हमारे पास क्या है, सैचुरेशन है। सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स एंड रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज, और उससे क्या होगा, रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ से देखें, यहाँ पे हम लोगों को ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दी गई है और यहाँ पे ये हमें रेट ऑफ एंजाइम्स दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे एंजाइम जो है वो इंक्रीज करते जाएं, एंजाइम हम लोगों ने इंक्रीज किया है तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे इंक्रीज की है। लेकिन एक पॉइंट पे आके हम लोगों ने क्या किया कि एंजाइम्स कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया और साथ में हम लोगों ने सबस्ट्रेट को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग जब सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो इंक्रीज नहीं होगा फर्दर। नेक्स्ट वन इज पीएच। ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट, जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं वो मैक्सिमम वर्क करते हैं एक नैरो रेंज पे, जिसको हम लोग पीएच बोलते हैं। और जो हमारी मैक्सिमम रेट जब उसका होगा काम करने का तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच। ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट, जब तमाम एंजाइम्स हमारी बॉडी में मैक्सिमम काम कर रहे होंगे नैरो रेंज ऑफ पीएच पे, एक पीएच पे, तो वो हमारे पास ऑप्टिमम पीएच होगी। अ स्लाइड चेंज इन दिस पीएच, अगर इस पीएच के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए, स्लाइड चेंज, हल्का सा चेंज आ जाए, कॉज रिटार्डेशन इन एंजाइम्स एक्टिविटी, इससे एंजाइम्स एक्टिविटी रिटार्ड हो सकती है, मींस के रुक सकती है एक्टिविटी, और ब्लॉक इट्स कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली भी परमानेंटली भी ब्लॉक हो सकती है।
एवरी एंजाइम हैज इट्स स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। हर एंजाइम जो हमारे पास है उसकी एक ऑप्टिमम स्पेसिफिक पीएच वैल्यू है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन, जैसे कि हमारे पास पेप्सिन है, वो कहाँ पे वर्क करता है, स्टमक में वर्क करता है। इज एक्टिव साइट इन एसिडिक मीडियम, और उसका हमारे पास मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम है, मीन्स के लो पीएच है, ये बेसिक मीडियम में काम नहीं करेगा। वाइल ट्रिप्सिन वर्किंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि जो ट्रिप्सिन है हमारे पास वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है। शोज इट्स एक्टिविटी इन अल्कलाइन मीडियम, और ये अपनी एक्टिविटी कहाँ पे दिखाता है, हाई पीएच में दिखाता है, अल्कलाइन पीएच में। Change in pH can affect the ionization of the amino acids at the active site। अगर हम लोग pH में change करें तो वो रिएक्शन में आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स है उसको क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। ये आप लोगों ने स्टूडेंट याद रखना है। ये आपसे एज एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि पेप्सिन कहाँ पे काम करता है और कौन सी साइट पे काम करता है। तो पेप्सिन हमारे पास स्टमक में काम करता है और एसिडिक मीडियम में, मीन्स के लो पीएच पे काम करता है। जबकि हमारे पास ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है और ये हाई पीएच पे काम करता है। यहाँ पे इस ग्राफ के जरिए हमें बताया गया है कि यहाँ पे ये रेट ऑफ एंजाइम्स है बाय कैटालाइज्ड रिएक्शन एंड दिस इज द पीएच। तो ये हमारे पास जो आप लोगों को लाइन नजर आ रही है, ये वाला पॉइंट ऑप्टिमम पीएच है। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो ऑप्टिमम पीएच तक मैक्सिमम रहेगी, लेकिन अगर उसके बाद भी हम लोग पीएच को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होगी कि जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स के वो नीचे की तरफ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या कुछ जो है वो पढ़ा है। हमने यूजेज ऑफ एंजाइम पढ़े हैं, जिसमें हमने फूड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा कि फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स यूज होते हैं किस लिए, स्टार्च को ब्रेक करने के लिए। स्टार्च को ब्रेक करके सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वाइट ब्रेड और बंस की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। देन ब्रूइंग इंडस्ट्री में मीन्स कि अल्कोहल बनाने के लिए, यीस्ट फर्मेंटेशन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग एंजाइम्स को। पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम्स यूज़ होते हैं, स्टार्च को ब्रेक करते हैं, उसकी विस्कोसिटी को साथ में कम कर देते हैं ताकि उससे पेपर मेकिंग हो सके। देन बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं, रिमूवल्स ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ एंड द डिश वॉशिंग। अमाइलेज जो एंजाइम है वो किस लिए यूज़ होता है, डिश वॉशिंग के लिए यूज होता है। देन हमारे पास फैक्टर्स आ गए कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो एंजाइम्स के जो रेट हैं उनको अफेक्ट करते हैं। उसमें हम लोगों ने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा कि एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अपने जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं एक स्लाइट चेंज भी उनके अंदर, उनकी शेप में, उनकी केमिस्ट्री में क्या कर देता है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको इफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा कि एंजाइम जो है वो मैक्सिमम वर्क करते हैं अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो उससे एंजाइम की जो एक्टिविटी है उस पर क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स कि अगर हम एंजाइम को ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, उसका टेम्परेचर राइज कर देते हैं तो उससे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, हीट एनर्जी इंक्रीज होगी, वाइब्रेशन ऑफ आइटम्स हो जाएंगे, उसके अंदर ज़्यादा वाइब्रेशन होगी आइटम्स में। जो प्रोटीन का या एंजाइम्स का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग डीनेचुरेशन भी बोलते हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एंजाइम इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स कि अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम एंजाइम्स जो है वो वर्क करेंगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। देन हम लोगों ने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा कि अगर एक रिएक्शन में एंजाइम्स मॉलिक्यूल जो है वो अवेलेबल है हमारे पास तो उससे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एंजाइम को कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएं तो उससे क्या होगा कि एट द एंड रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट को सैचुरेशन। देन एट द लास्ट हम लोगों ने पीएच के बारे में पढ़ा कि जितने भी एंजाइम्स हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम रेट पे वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। उस पीएच को अगर उनमें स्लाइट चेंज भी आता है, हल्का सा चेंज भी आता है तो वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर सकते हैं कम्प्लीटली। देन हम लोगों ने देखा कि हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, सेपरेट पीएच पे वर्क करते हैं। जैसे कि पेप्सिन जो है हमारी बॉडी में जो स्टमक में वर्क कर रहा है वो लो पीएच पे काम कर रहा है, एसिडिक मीडियम में काम करता है, जबकि जो ट्रिप्सिन हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम वर्क कर रहा है वो हाई पीएच में, मींस के अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है। स्टूडेंट, यहाँ पे आपका लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी मुश्किल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।